आज बात करूंगा शेंजन वीज़ा के हवाले से कि 2025 में कौन से ऐसे कंट्री हैं, यूरोपियन कंट्री हैं कि जहां का वीज़ा आप अप्लाई करें शेंजन वीज़ा तो आपके लिए फेवरेबल हो सकते हैं, स्पेशली पाकिस्तान से। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में स्पेशली पाकिस्तान से या हमारे गल्फ़ से कौन से ऐसे कंट्री थे जहां का सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में वीज़ा लगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको बताऊंगा, कुछ बताऊंगा कि ये मिस्टेक्स ना किया करें जब भी शेंजन वीज़ा अप्लाई करें। दूसरा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम अपनी वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो कंसल्टेंट से करवाते हैं, तो उनके पास भी हैवी वर्कलोड होता है, तो वो इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज भी बदकिस्मती से ये बात करते हुए मुझे कोई खुशी महसूस नहीं हो रही, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखी है ये बात आपको बताते हुए कि आज भी पाकिस्तान दुनिया के चौथे बदतरीन कंट्रियों में से एक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंडेक्स कह रहा है। इसके अलावा जो पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग है वो आज भी चौथे नंबर पे आ रही है। जो पाकिस्तान की इस वक्त करंट सिचुएशन है उसमें शेंजन वीज़ा लेना दिन ब दिन जैसे जैसे हालात ख़राब होते जा रहे हैं, ये वीज़ा लेना मज़ीद मुश्किल होता जा रहा है। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ कि अगर आप ये चीज़ें सोच के अगर आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे तो इंशाल्लाह और इन कंट्रियों का इंतखाब करेंगे तो आपका वीज़ा लग सकेगा बगैर किसी परेशानी के। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों आप ये सोच लें कि स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, बेल्जियम, आपने इन कंट्रियों से बचना है। उसकी वजह यह है कि ये बहुत सख्त कंट्री हैं और मैं चूँकि यूरोप में मौजूद हूँ, मैं मुसलसल ये देख रहा हूँ कि जो हमारे भाई स्टूडेंट वीज़ा लेकर भी आ गए थे स्वीडन में, वैलिड एडमिशन होने के बाद भी स्वीडन ने उनको ये बात बोला है कि हम आपके जो वीज़े हैं वो एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, आपके कार्ड भी हम एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं, तो लिहाजा वी डोंट वांट यू गो बैक टू योर कंट्री। अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बताता चलूँ मेरे दोस्तों, एक कंट्री ऐसा हुआ करता था जब हमारे पास नौकरियाँ नहीं होती थी या जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती थी, हमारे शेंजन वीज़े रिफ्यूज़ हुए हुए होते थे, या किसी भी कंट्री के हमारे वीज़े रिफ्यूज़ हुए होते थे, पासपोर्टों पे ठप्पे लग रहे थे रिफ्यूज़ल्स के, तो एक कंट्री जो यूएई है या आप दुबई कह लें, तो बगैर किसी मुश्किल और परेशानी के यहाँ का वीज़ा लग जाया करता था। लेकिन इसने भी अब पाकिस्तानियों के लिए, इवन पाकिस्तानी नहीं, इन्होंने इंडियन के लिए भी बहुत ज़्यादा सख्त शराइत जो हैं वो शुरू कर दी हैं। दुबई के हवाले से मैं बताऊं आपको या गल्फ़ कंट्री के हवाले से बताऊं, पहले ये होता था कि अगर आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग नहीं होती थी लेकिन फिर भी ये आपको वीज़ा इशू कर देते थे। अब इन्होंने क्या कर दिया है कि जो आपकी होटल बुकिंग है वो बार कोड के साथ फुल पेड होनी चाहिए। पहले हम लोग, आपको पता है, मैंने अभी जिक्र किया कि पहले हम लोग क्या करते थे, booking.com से एक फ़ेक बुकिंग उठाई और फेक बुकिंग उठा के हमने वीज़ा अप्लाई कर दिया। अब ये सारा सिस्टम मेरे दोस्तों ख़त्म हो गया है। बुकिंग 100% आपकी कंफर्म्ड होनी चाहिए, पेड होनी चाहिए। इसके अलावा एयरलाइन टिकट की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से हम वन वे टिकट लेते थे और टिकट लेके हम लोग यूएई या दुबई में उतर के फिर हम लोग दोबारा टिकट ले लेते थे अगर हमें नौकरी नहीं मिलती थी। अब इन्होंने इसके ऊपर भी चेंजेस कर दिए। अब हमें अपने होम कंट्री से ही रिटर्न कंफर्म टिकट लेनी पड़ेगी। दुबई एयरपोर्ट पे हम लोग चेक होंगे तो दुबई एयरपोर्ट पे सबका ये कहना है कि मुर्तज़ा भाई आने से ज़्यादा वो जाने की टिकट पे जोर दे रहे हैं और बाकायदा कंफर्म कर रहे हैं कि जाने की टिकट फुली पेड है। अब दो चीज़ों में इन्होंने बड़ी चेंजेस की है, होटल बुकिंग कंफर्म्ड, एयरलाइन टिकट आपके पास कंफर्म होना चाहिए। हम तमाम कंट्रीज़ के लिए लाइक इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लिए एक बैड न्यूज़ हो सकती है मेरे दोस्तों, क्योंकि दुबई जो है वो मज़ीद सख्तियाँ करता जा रहा है अपने इमिग्रेशन लॉज में, और ख़ास तौर पे हमारे वो पाकिस्तानी भाई जो कि सऊदीया उम्रा करने के बहाने जाते हैं और वहाँ पे भीख मांगते हैं, तो उनकी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस हम पाकिस्तान पे लगाई जा रही हैं। पाकिस्तान से किसी ने किसी एम्बेसी में अप्लाई किया है वीज़े के लिए और वो एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, वो दुबई में मौजूद है, अगर उसका इंटरव्यू लेटर आपके पास कन्फर्म्ड है तो उस इंटरव्यू की वजह से आपका वीज़ा लग रहा है, और वो भी उस शर्त में मैंने आपसे जिक्र किया कि अगर आपके पास टिकट ओरिजिनल मौजूद है और होटल की टिकट और जहाज़ की टिकट मौजूद है। दूसरा, अगर आपका जॉब इंटरव्यू है और आपका वो कंपनी अच्छी है, बड़ी है और वो रजिस्टर्ड कंपनी है, ब्लैक लिस्ट नहीं है, तो उसके इन्विटेशन के साथ कि इनका इंटरव्यू के लिए हम इनको बुला रहे हैं, तो उस सूरत में दुबई का वीज़ा लग रहा है। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों शेंजन वीज़ा के हवाले से। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि 2021 का जब एंड हुआ और ये कोविड जब जा रहा था तो बहुत बड़ी तादाद में स्पेन ने और जर्मनी ने पाकिस्तानियों को वीज़े दिए। स्पेन ने तो लोगों को ऐसे वीज़े बांटे, ना उनके पास बैंक स्टेटमेंट प्रॉपर थी, एक फैमिली के 7-7 मतलब हस्बैंड वाइफ को तो मैं जानता हूं जिनके 6-6, 7-7 बच्चे थे, ना उनसे कोई हाई फाई बैंक स्टेटमेंट मांगी गई और ना टैक्स रिटर्न मांगे गए, लेकिन फिर भी स्पेन ने उनको वीज़ा दिया। अगर बात करूं मेरे दोस्तों 2024 की, तो 2024 जो है वो फिर भी स्पेन ने बड़ी तादाद में, स्पेन ने और जर्मनी ने पाकिस्तानियों को वीज़े इशू किए। अगर स्पेन की मैं बात करूं तो स्पेन ने 2024 में थोड़ा सा गुस्सा दिखाया, ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए जिन लोगों के ऑलरेडी शेंजन वीज़े लगे हुए थे। मैं कई सारे यूट्यूब पे होने की वजह से कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके 1-2 कंट्री के, 3-3 कंट्री के शेंजन वीज़े लगे हुए थे, उसके बावजूद स्पेन ने उनको रोक लिया, उसको वीज़ा नहीं दिया। लेकिन अगर इसके बराबर में मैं जर्मनी की बात करूं
तो जर्मनी ने फ्रेश पासपोर्ट भी लोगों को वीज़े दिए और सिर्फ एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहता हूँ कि जब भी वीज़ा अप्लाई करें तो कोशिश करें किसी भी शेंजन कंट्री का जो भी आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कोशिश करें किसी ऐसे कंट्री का इंतखाब करें जहाँ पे एक छोटा सा इंटरव्यू होता है। सबसे पहली जो टिप ये है, उसकी वजह ये है कि जब एम्बेसडर, जैसे आपने फ्रांस का वीज़ा अप्लाई किया, स्पेन का किया और आपकी एप्लीकेशन वीज़ा ऑफिसर के पास जाती है, तो उसको अगर किसी चीज़ में डाउट नज़र आता है तो इन एप्लीकेशंस में वो आपसे सवाल नहीं करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू बेस्ड नहीं है वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर जर्मनी में वीज़ा अप्लाई करते हैं और वहाँ डेस्क में जाके खड़े होते हैं, अगर कोई डॉक्यूमेंट की कमी भी होती है ना, तो वहाँ वीज़ा ऑफिसर आपसे वो मांग लेता है कि यार आप ये डॉक्यूमेंट और प्रोवाइड कर दो, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को यूरोप के हवाले से टिप दूँ तो सबसे पहले टिप मैं आपको ये दूंगा कि जब भी शेंजन वीज़ा अप्लाई करें तो कोशिश करें 6 महीने का प्लान दें उनको। 6 महीने का प्लान का मेरा मतलब ये है कि अगर आज आप प्लान कर रहे हैं शेंजन किसी कंट्री शेंजन जाने का, तो कम से कम इनको जून का प्लान दें। कानून के मुताबिक 6 महीने तक का आप इनको प्लान दे सकते हैं, ट्रैवल प्लान। उसके दो फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये है मेरे दोस्तों कि एम्बेसडर को ये बात समझ में आ जाएगी कि ये मुल्क छोड़ के भागने के चक्कर में नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये वीज़ा इसने आज अप्लाई किया है तो अगले महीने ये चाह रहा है मुल्क छोड़ के भाग जाए। ये इसके पास 6 महीने की प्लानिंग है, आराम से ये जाएगा, कोई रश नहीं है इसको, और ये घूम कर वापस आएगा अपनी होम कंट्री। दूसरा मेरे दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को टिप दूँ, जब भी शेंजन वीज़ा अप्लाई करें तो कोशिश करें आप ऐसे कंट्री का इंतखाब करें जो कि टूरिस्ट हैं, जैसे फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, स्पेन है। ये 3-4 कंट्री आपको वीज़ा देते हैं क्योंकि ये टूरिस्ट कंट्री हैं। और हरगिज़ कोशिश ना करें, मैंने अभी आपको मिसाल दी है स्वीडन का, डेनमार्क का, नॉर्वे का, बेल्जियम का, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड का। ये सख्त तरीन कंट्री हैं, इनके शराइत बहुत ज़्यादा सख्त हैं, तो कोशिश करें इन कंट्रियों को इंतखाब ना करें। तीसरी चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ मेरे दोस्तों कि जब भी शेंजन वीज़ा अप्लाई करें तो कोशिश करें, अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे आपके पास फैमिली है, हस्बैंड वाइफ हैं, आपके 2 बच्चे हैं, तो कोशिश करें कि आप हस्बैंड वाइफ वीज़ा अप्लाई करें। अपने जो 2 बच्चे हैं अपने वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर पे मेंशन करें कि आप जो हैं वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। ये दोनों बच्चे जो है आप अपने पेरेंट्स के पास छोड़ के जा रहे हैं और वापस आएंगे ये 7 दिन का 8 दिन का आप प्लान करके और अपने बच्चों को मीट करेंगे। तो एम्बेसडर के बाद में ये बात समझ में आ जाती है कि ये एशियन लोग अपने बच्चे छोटे छोड़ के नहीं जाते, ये ज़ाहिर है अपने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, अपने बच्चे दोनों अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ के जा रहे हैं। तो जब ये टूर कंप्लीट करेंगे तो ऑब्वियसली अपने कंट्री में आके अपने बच्चों को मीट करेंगे। कि जो भी आपका ट्रैवल एडवाइज़र होता है या कोई जो भी आपका कंसल्टेंट होता है, वो जो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर बनाता है उसमें वो वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में वो शिद्दत ज़ाहिर करता है आपकी कि आप कसम खाते हैं। मिसाल के तौर पे एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर मेरे पास आया, उसमें भाई ने लिखा था कि मैं आई स्वेयर टू गॉड, मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने ये 7-8 दिन की जर्नी कंप्लीट करूँगा और ये कंप्लीट करके अपनी फैमिली के पास वापस आऊँगा। तो ये कसम किसी सूरत ना खाएँ। जितनी आप वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर में शिद्दत दिखाएंगे ना अपनी वर्डिंग से, उतना वीज़ा ऑफिसर को शक होगा कि आप जा रहे हो, आपके मुल्क के हालात भी ख़राब हैं और आप वापस नहीं आओगे। कम से कम भी 50 लाख रुपए की अच्छी एप्लीकेशन के लिए आपको स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी ताकि आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो स्ट्रांग हो सके। अच्छा, एक चीज़ और, ऐसा मत कीजिएगा कि बैंक आपने अभी खोला है, अकाउंट आपने अभी खोला है, अभी उसमें एकदम 50 लाख रुपए डाल दिए और जैसे ही आपने वीज़ा अप्लाई किया और फ़ौरन वो निकाल दिए। क्योंकि जब आपकी स्टेटमेंट आएगी ना तो उसमें साफ तौर पे नज़र आ जाएगा। क्योंकि मैंने इससे पहले भी आपको ये बताया था कि जो वीज़ा ऑफिसर होता है ना, ये इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते हैं मुल्कों के। एक सबसे बड़ी गलती हम लोग मेरे दोस्तों क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर हमारा कोई भाई या बहन या कोई दोस्त यार यूरोप में मौजूद है, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे एक इनविटेशन लेटर मंगवा लेते हैं। उन्होंने स्पेन के लिए एक वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर मंगा लिया अपने फ्रेंड के नाम का कि भाई ये मेरा फ्रेंड है और ये मुझे आना चाह रहा है, मुझे मीट करना चाह रहा है। देखें, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी आप किसी शेंजन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं ना, तो अपनी प्रोफाइल अच्छी बनाएं। किसी से भी, चाहे आपका भाई हो, बहन हो या दोस्त हो, यार हो, उससे इन्विटेशन ना मंगाएं, ठीक है। उससे वजह यह है कि अगर वो इन्विटेशन देगा ना तो उसके बारे में पूरी इन्वेस्टिगेशन एम्बेसडर करना शुरू कर देते हैं और वो ये बात भी सोचते हैं कि ये इसका दोस्त है, ये भी विज़िट वीज़े पे आके रुका था, ये इसका दोस्त जा रहा है, ये भी विज़िट वीज़े पे जाके ठहर जाएगा। तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी का बताने की कि आपका भाई बहन या कोई रिश्तेदार जो है या दोस्त यार आपका यूरोप में रहता है। आप सिंपल अपनी प्रोफाइल अच्छी करें, अप्लाई करें वीज़ा, इंशाल्लाह ताला आपका लगेगा। अपने बलबूते पे अप्लाई करें, अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाएं, आपको वीज़ा मिलेगा। अगर इन्विटेशन लगाएंगे किसी का तो फिर उसके बारे में भी तमाम तर इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। आपका वीज़ा प्रोसेस का टाइम जो है वो भी लंबा होगा और वीज़ा भी रिफ्यूज़ होगा, तो ये आपके लिए फेवरेबल नहीं होगा। मेरे दोस्तों, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊँगा। अब मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबी हो गई, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है। अल्लाह।